माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोग फटाफट से हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का यह लाइव सेशन बिल्कुल लाइव हो चुका है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग जरा जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोगों को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का यह क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस में फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर यानी भौतिक विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और आज का जो यह क्लास है यह चौथा पार्ट है, यानी कि इसके पहले ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है इस चैप्टर में। आज यह चौथा क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्लास है। इस क्लास में हम आपको लेंस के बारे में बताएंगे और लेंस से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। तो ध्यान से आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइक करिए। फटाफट से पहले आप लोग लाइक करिए। आप लोगों को तो चाहिए कि जुड़ते के साथ लाइक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर करिए। लाइक और शेयर जल्दी जल्दी से आप लोग करिए। देखिए, पिछले क्लास में हम इस चीज के बारे में विस्तार से बता दिए थे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन थे पिछले क्लास में हम लोग डील कर लिए थे, पिछले क्लास में हम लोग पूरा कवर कर लिए थे। और आज लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे लेंस के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा डील किए थे इसको, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस का दूसरा नाम होता है ताल। लेंस का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है? ताल। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछता है कि लेंस किसे कहते हैं, या फिर जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेंस के बारे में जब पढ़ना शुरू किए हैं, तो सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि लेंस कहते किसको हैं। तो हम बताए थे आपको कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, जिसका एक भाग अवश्य वक्रित हो। वक्रित कहने का मतलब वक्र होता है, यानी कि मुड़ा हुआ। ठीक है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ताल या लेंस कहते हैं। यह प्रायः कांच का बना होता है। ध्यान रखिएगा, लेंस प्रायः कांच का बना होता है और हमेशा पारदर्शी होता है। उसका सतह गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस और बेलनाकार रहने पर बेलनाकार लेंस कहलाता है। दो प्रकार के लेंस के बारे में हम आपको बताए थे, गोलीय लेंस और बेलनाकार लेंस। यह दो प्रकार के लेंस के बारे में बताए थे। और यह जो गोलाकार लेंस होता है, यह दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है ना? यह जो गोलीय लेंस हम यहां पर बता रहे हैं, गोलीय लेंस, यह दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यह भी हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। और अवतल और उत्तल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना? अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा इस चीज पर भी चर्चा किए थे कि वो वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा रहे तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है ना? बीच का भाग पतला, इसका फोटो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से इसका फोटो बनाते हैं, जिसमें बीच का भाग पतला होता है और किनारों का भाग मोटा होता है। और यह दो गोले का, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो एक गोला हमारा यह बन जाएगा, और इसको यदि हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो एक गोला यह बन जाएगा। यानी कि यह दो गोले का भाग होता है। ठीक है ना? जो लेंस होता है यह दो गोले का क्या होता है? भाग होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो बीच का भाग यदि पतला रहे, बीच का भाग यदि पतला रहे और किनारों का भाग यदि मोटा रहे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं, बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा मोटा है। ठीक है ना? तो इस चीज को जरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, चलिए।
और उसके बाद एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं इसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। सॉरी, गड़बड़ हो गया लगता है ना। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्तल लिखा गया है जबकि यहां पर अवतल होना चाहिए। ठीक है ना, अवतल होना चाहिए। ठीक है, अवतल होना चाहिए। तो जरा इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है ना, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, अभी यहां पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल यहां पर आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस के बारे में हम आपको बताए थे कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला रहे। इस तरीके से अगर लेंस रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग पतला है। यहां पर आप लोग फोटो में भी देख रहे हैं, बीच का भाग मोटा है और किनारा का भाग पतला है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। अवतल लेंस का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। हाँ, अंग्रेजी में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग यहां पर पूछ रहे हैं आपसे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, अगर परीक्षा में पूछेगा अवतल लेंस का दूसरा नाम तो अपसारी लेंस और उत्तल लेंस का दूसरा नाम तो अभिसारी लेंस। याद रहेगा ना, हाँ बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, यहां तक तो हम कंप्लीट कर लिए हैं, पिछले क्लास में भी कंप्लीट किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं या फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्या कारण है। तो चलिए जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जरा इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सही करते हैं। ठीक है ना, तो सही कर लेते हैं। चलिए देखिए, यह अवतल लेंस, यह सॉरी उत्तल लेंस हो गया। चलिए, उत्तल लेंस में यह प्रकाशीय केंद्र होता है, इसको जरा आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे तो हम बाद में विस्तार से बताएंगे। यह सेंटर होता है, इसके अक्ष पर यह रेखा खींचा होता है जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, इसके अक्ष पर एक रेखा खींचा होता है जिसे प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, इस बिंदु को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। आगे हम आपको और विस्तार से बताए थे, आगे विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। चलिए, तो यहां से भी जब ऊपर से एक पैरेलल किरण जा रहा है तो बहुत सारा पैरेलल किरण जा रहा होगा, तो नीचे से भी एक पैरेलल किरण जा रहा है जो अपवर्तन के बाद यहां से होकर के मुड़ रहा है। तो एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी किरण इधर से जा रहा है, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो रहा है। जैसे बहुत सारा प्रकाश का किरण जा रहा होगा और एक बिंदु पर जमा हो रहा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारा प्रकाश का किरण जा रहा होगा और कहां पर जाकर के, एक बिंदु पर जाकर के जमा हो रहा होगा, इस तरीके से। तो चूंकि जितने सारे भी बिंदु हैं, यह जितने सारे भी प्रकाश की किरण हैं, वह अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है। अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, यानी कि यहां पर आकर के अभिसरित यानी कि जमा हो रही है, और एक बिंदु पर जमा हो रही है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्रकाश का किरण जब आता है तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब। देखिए, दीपक राज बिल्कुल सही जवाब बतला रहे हैं। दीपक राज का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के माध्यम से गुजरने के बाद किरणों को अभिसरित कर देता है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, अभिसरित कर देता है। तो अभिसरित कहने का मतलब होता है कि एक बिंदु पर जमा कर देता है। तो यहां पर इस बिंदु पर जमा कर रहा है, इस बिंदु पर आकर के सभी किरणों को जमा कर रहा है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं।
समझ गए ना? तो क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, यानी कि एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है। तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, लेंस के दाहिने तरफ, लेंस के राइट साइड में, लेंस के दाहिने तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका जो फोकस दूरी होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा, और लेंस के बाईं तरफ जो बनेगा वह हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। इसको भी जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग समझ गए कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, बताइए, अब समझ गए ना? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि यानी कि सर यह लाइट को बटोरता है। हाँ, बटोरता है, बटोर उटोर के अपना पास जमा कर लेता है, बटोर उटोर करके एक बिंदु पर जमा कर देता है ना, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना? सब जगह से बटोर लेता है, यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, नीचे से, इधर से, उधर से, जहां से भी प्रकाश की किरण जा रहा है ना, तो अगर ये लेंसवा से होकर के गुजरेगा, देखिए अगर ये लेंस से होकर के गुजर गया, एक ही लेंस से जितने सारे भी प्रकाश के किरण गुजरेगा सब बटोर करके एक बिंदु पर जमा हो जाएगा, यह यहां पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अब समझ गए? हाँ, सब कुछ समझ गए। तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं आप लोग समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, इसको जरा हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। तो चलिए एक अवतल लेंस का जरा फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना, एक अवतल लेंस का जरा फोटो बना लेते हैं और तब समझते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। देखिए यह अवतल लेंस हो गया, यहां पर प्रकाश का, यहां पर क्या हो गया, सेंटर हो गया, यहां पर प्रकाश का किरण आ रहा है और प्रवर्तन के बाद इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, यहां पर प्रकाश की किरण आ रहा है, प्रवर्तन के बाद इधर भागेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, यहां तो भाग गया, लेकिन यह चूंकि प्रकाश, यह क्या है, प्रधान अक्ष है, बीच में यह प्रधान अक्ष है, यह डॉट डॉट से इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो यहां पर पीछे आके बनेगा और फोकस दूरी यही वाला होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, यही वाला फोकस दूरी होगा, यहां पर फोकस दूरी होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण जब जा रही है लेंस के अंदर में तो यह फैल जा रहा है, देखिए फैल जा रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है, फैल जा रहा है। तो जब फैल जा रहा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। ओहो गलती हो गया है, इसलिए इसको अपसारी कहेंगे, ध्यान से इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको अपसारी कहेंगे, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। और इसका फोकस दूरी धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर हो रहा है। अभी ना हम आपको बताया कि जब लेंस के दाहिने तरफ जाए यानी राइट साइड में जाए तो फोकस दूरी धनात्मक होगा, जब प्रतिबिंब या फिर जब फोकस दूरी लेंस के दाहिने साइड में रहे तो धनात्मक होगा, जब लेंस के बाएं साइड में रहे तो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, लेंस के दाएं साइड में है तो धनात्मक, लेंस के बाएं साइड में है तो फिर ऋणात्मक होगा। तो अब आप लोग समझ गए, चूंकि यहां से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है या फिर फैल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को यह फैला देती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को यह फैला देती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हाँ संजीव बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज रे ऑफ लाइट फीलिंग ऑन इट। वाह क्या बात है, इंग्लिश में कुछ लोग बच्चे हैं जो इंग्लिश में इसका परिभाषा दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को यहां से अपवर्तन के बाद यह फैला देती है, ठीक है ना, अपवर्तन के बाद यह फैला देती है और इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। और इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेंस के बाईं साइड में बन रहा है। देखिए धनात्मक दाहिने साइड में और ऋणात्मक बाएं साइड में, इस चीज को आप गौर कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में यह बहुत ज्यादा काम आएगा, न्यूमेरिकल में यह बहुत काम आने वाला है कि लेंस के दाहिने साइड धनात्मक, लेंस के बाएं साइड
ऋणात्मक, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस एफ हो जाएगा क्योंकि यह हमेशा किस चीज में होता है, ऋणात्मक यानी माइनस में होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। कितने लोग समझ गए बताइए। अब आप लोग समझ गए होंगे, और कितने लोग समझ गए जरा बताइए कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं। अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि उत्तल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं, तो बता दीजिएगा ना। अब हाँ बता देंगे सर, हाँ बता दीजिएगा, और कंफ्यूज मत होइएगा, अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें बोल देते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया, यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हुआ तो जरा लाइक करिए एक बार दबा करके। दुगने बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक सिर्फ आधा है, ऐसा तो बिल्कुल नाइंसाफी है भाई। अब बताइए, हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं और अगर आधे मन से पढ़ाएं तो क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे उस चीज को? आप बोलेंगे कि सर तो बढ़िया पढ़ाते ही नहीं है। वैसे ही जब आप लोग प्रेजेंट हैं पूरे तौर पर तो लाइक भी पूरे तौर पर होने चाहिए, शेयर भी होने चाहिए, ताकि सब बच्चे जुड़ते रहें, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको यह चीज बतलाते हैं जो बहुत जबरदस्त चीज है कि लेंस होने का शर्त क्या है। कोई कांच लेंस है, क्या प्रमाण है? कोई कांच हम ले लिए और बोल देंगे कि लेंस है कि नहीं है, कैसे समझिएगा? कोई भी एक छोटा सा कांच हम ले लिए, ठीक है ना, कोई भी एक कांच का टुकड़ा ले लिए और बोल देंगे कि यह क्या है, लेंस है, तो उसका शर्त क्या है कि लेंस है? बताइए, इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है आपके पास कि कोई भी कांच का टुकड़ा एक लेंस क्या है, एक लेंस कैसे है, इसका क्या शर्त है? तो हम लोग लिखेंगे, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस लेंस की भांति काम करेगा। जैसे मान लिया जाए कि माध्यम में वायु हम ले लेते हैं, माध्यम में वायु ले लेते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है भाई? वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। आपको हम कल ही बता चुके हैं, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि हम लोग कांच का अपवर्तनांक ले लेते हैं, या फिर इसके अपवर्तनांक से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। 2 माध्यम ले लिए, 2 माध्यम ले लिए, एक तो हमारा कांच हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो गया, कांच के जगह पर हम लेंस लिख देते हैं, एक हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है ना, और एक वायु हो गया। अब लेंस का जो अपवर्तनांक है वो वह ज्यादा होना चाहिए, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाना चाहिए। किससे ज्यादा? तो वायु से, यानी वायु का अपवर्तनांक कम होना चाहिए और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर लेंस का अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो लेंस लेंस की भांति काम करेगा। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है ना। जब पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ कहने का मतलब क्या हुआ, पदार्थ कहने का मतलब क्या हुआ, पदार्थ कहने का मतलब लेंस हुआ, ठीक है, पदार्थ कहने का मतलब लेंस हुआ। तो जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो, जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा हो तो लेंस लेंस की भांति काम करेगा, अर्थात उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा और अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। तो अब आप लोग समझ गए ना। अगर कोई आदमी आपसे पूछ दे या फिर परीक्षा में पूछ दे कि कोई कांच का टुकड़ा लेंस है या नहीं, इसका क्या शर्त है, इसका क्या शर्त है, या फिर लेंस होने का क्या शर्त है, तो इसका जवाब यही होगा कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तो लेंस लेंस की भांति काम करेगा, यानी कि उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा और अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो जाए और माध्यम का अपवर्तनांक ही ज्यादा हो जाए तो फिर लेंस लेंस के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फिर लेंस लेंस के जैसा काम नहीं करेगा। तो इस चीज को समझिएगा। तो अब समझ गए ना कि लेंस होने का शर्त क्या है? हाँ सर समझ गए, लेंस होने का शर्त क्या है, आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी, इतनी सा भी अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। रत्ती भर जिसको बोलते हैं, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और खास करके जब हम पढ़ाते हैं तो दिक्कत तो एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, और यह बिंदु जो है ना महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एकदम स्टार लगा लीजिए, ठीक है। लेंस में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यहां पर आपको समझने का मौका मिलेगा कि फोकस दूरी क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, सब कुछ आपको यहां पर समझने का मौका मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंस में वक्रता केंद्र समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है,
ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग वक्रता केंद्र समझते हैं। चलिए यहां पर हम लोग समझते हैं, पहले फोटो के माध्यम से समझिए। फोटो समझ जाइएगा तो थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहले फोटो के माध्यम से, जैसे मान लिया जाए यह क्या है, एक गोला हो गया। जैसे हम दो गोला लेते हैं, ठीक है ना, दो गोला लेते हैं, एक गोला यह ले लिए और दूसरा गोला यह ले लिए। इसका कोई ना कोई तो सेंटर होगा, इसका केंद्र हो गया, लेंस का केंद्र यहां पर हो गया, ठीक है। देखिए क्या कहता है, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस तो इस गोले का बना हुआ है, देख लीजिए यहां पर लेंस इसी गोले का ना बना हुआ है जी। देखिए यह उत्तल लेंस के जैसा बन गया है, देखिए तो रेड कलर से हम दर्शा दिए हैं, देखिए तो उत्तल लेंस के जैसा बन गया है। हाँ हाँ सर बन गया है। चलिए तो हम क्या बतला रहे हैं, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जब दोनों गोले का आकार बराबर होगी तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी, तथा गोले का आकार अलग अलग रहने पर वक्रता त्रिज्या अलग अलग होगा। यानी यहां से आप लोग ध्यान से समझिए, यहां से यहां इसको मिलान कर दिए और यहां से यहां मिलान कर दिए, ठीक है, यहां से यहां तक मिलान कर दिए। यहां पर अपना एक बिंदु है, यहां पर दूसरा बिंदु है, यहां पर बीच में देखिए, तो इसके बीच में जो केंद्र है इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। और यह जो लाइन आप लोग देख रहे हैं यह क्या होता है, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, त्रिज्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। हाँ और कोई एक बच्चा है जो सुपर चैट यहां पर किए हैं, जरा उनका नाम हम देखना चाहेंगे, क्योंकि जब सुपर चैट किए हैं भाई तो उनको, रंजन कुमार, रंजन कुमार पूछ रहे हैं कि सर मैथ नहीं पढ़ाते हैं क्या। बाबू रंजन, मैथ अभी फिलहाल पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथ के लिए हम लगातार टीचर ढूंढ रहे हैं। अगर आपके नजर में भी कोई टीचर हो, इंटरव्यू दे सकता है तो वह दे दे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैथ का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्ट हो जाए। तो देखिए यहां पर यह वक्रता केंद्र हो गया, ध्यान रखिएगा, यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यह क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र क्या है, तो लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस इस गोला का बना हुआ है तो इसी के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जब दोनों गोले का आकार बराबर होगा। देखिए जब इसका आकार और इसका आकार, दोनों का आकार यदि बराबर है तो वक्रता त्रिज्या बराबर होगा। जाहिर सी बात है जब आकार बढ़ाएंगे तो वक्रता त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए। अब यदि हम लोग आगे बढ़े तो बताते हैं प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, ठीक है ना। यह लेंस हम लोग बना लिए, यह क्या बना लिए, लेंस बना लिए, बीच में सेंटर हो गया, ठीक है। यहां से एक रेखा गुजरा और यही जो रेखा है यह क्या है, क्योंकि यह केंद्र से होकर के गुजर रहा है और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लेंस में केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ गए आप लोग यहां तक। हाँ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हाँ बताइएगा। लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यह जो रेखा बीच से होकर के जा रहा है ना, इसी को प्रधान अक्ष कहेंगे। या फिर अगर इसको हम लोग अवतल दर्पण में बनाएंगे तो इस तरीके से बना देंगे, देखिए इस तरीके से बना देंगे। यहां पर केंद्र हो गया, इसके बीच से होकर के जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। तो चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, अगर केंद्र से होकर के रेखा गुजर रही है तो उस रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। चाहे उत्तल हो या अवतल, केंद्र से होकर के अगर कोई रेखा गुजर रही है तो उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए उसके बाद फोकस है भाई। फोकस आप लोग जरा ध्यान से समझिए, क्या हम आपको बतलाए थे, फोकस में क्या हम आपको बतलाए थे। देखिए फोकस बतलाए थे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। जैसे यहां पर हम समझाते हैं, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। हाँ यहां पर जरा आप लोग ध्यान से समझिए क्या होता है। जैसे यहां पर एक लेंस बना लिए हम, यहां पर एक लेंस बना लिए, इसका केंद्र हो गया,
बीच में जो हो गया प्रधान अक्ष हो गया, यह क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? बीच में क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरण, देखिए तो इसके समांतर एकदम है कि नहीं है? इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, या फिर इधर से कोई कोई प्रकाश की किरण आ रहा है और प्रकाश के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज आप लोग जरा यहां पर ध्यान से समझिए, इसको हम साइड करते हैं। यह तो हो गया अपना उत्तल लेंस में, यह हो गया उत्तल लेंस में, इसमें हो गया उत्तल लेंस में। अब यहां पर हम एक बना देते हैं अवतल लेंस में। देखिए अब हम अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी दर्शा देते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का फोटो बनाना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, देखिए यह क्या हो गया, यहां से हम लोग लाइन खींच दिए, यहां से एक प्रकाश की किरण जाया जो प्रधान अक्ष के एकदम समानांतर है, यहां से तो यह ऊपर की तरफ भागेगा लेकिन पीछे यहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। नीचे से भी किए यहां पर, और यह इधर भागता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन यहां पर यह प्रतीत होता हुआ प्रतीत होगा, और यहां पर क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। लेकिन चूंकि यह दर्पण के बाईं साइड में है इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। अब कोई आंख, यहां पर अगर कोई आंख है, यानी कि कोई आदमी यहां से देख रहा है या फिर यहां से देख रहा है, ठीक है ना, यहां पर से देख रहा है या फिर यहां से देख रहा है, तो उसको लगेगा कि वस्तु यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है। प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, लेकिन लगेगा कि यहां से आ रही है क्योंकि फोकस उसका वही है। ठीक है ना, तो इसमें हो गया कि परावर्तन के बाद जिस अक्ष पर मिलती है, जिस अक्ष पर मिलती है, और यहां पर हो गया या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए कितना अंतर हो गया। यहां पर हम आपको अभी ना बताए, जरा यहां पर ध्यान से समझिए क्या बतलाए, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या हुआ, यहां पर एक्चुअल में मिल रहा है, और जो डॉट डॉट से दिखाए हैं यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअल में यहां पर नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु। तो उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। यानी कि इस बिंदु को लेंस का फोकस कहेंगे और यहां पर इस बिंदु को लेंस का फोकस कहेंगे। ठीक है ना, इस बिंदु को लेंस का फोकस कहेंगे और यहां पर इस बिंदु को लेंस का फोकस कहेंगे, क्योंकि यहां पर मिल रही है और यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ समझ गए। हाँ, एक लेंस में दो वक्रता त्रिज्या, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस दूरी होते हैं। ठीक है ना, यहां पर दो फोकस दूरी हो सकते हैं क्योंकि यहां पर भी बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर भी इधर भी चल जाए, तो दो फोकस दूरी हो सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फोकस दूरी तक समझ गए, प्रधान अक्ष समझ गए, फोकस समझ गए, और क्या समझे, वक्रता केंद्र समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बतलाते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र एक्चुअल में हम आपको अभी तक बतला चुके हैं, अभी तक बतला चुके हैं। यहां से जो बीच में जो बिंदु है ना, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, इसी बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, चूंकि यह प्रधान अक्ष पर ही स्थित है तो इसलिए लिखेंगे लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम बताएंगे कि कैसे यहां पर होता है, या फिर पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि एक जगह से अपवर्तन होता है और एक जगह से निर्गत होता है। ठीक है ना, पिछले क्लास में बताए थे, किसी को याद है कि एक जगह से अपवर्तन होता है और एक जगह से निर्गत होता है, और अपवर्तन और निर्गत के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे, कितने लोग को याद है बतलाइए तो। विचलन कोण हम बताए थे ना पिछले क्लास में, कि अपवर्तन और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे। तो एक जगह से क्या हो रहा है, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद और दूसरे पृष्ठ से निर्गत होने के बाद, जहां से प्रथम पृष्ठ से जहां से अपवर्तन होता है और दूसरे पृष्ठ में जहां से निर्गत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, हाँ।
अब चलिए, अब सबसे लास्ट में क्या बच गया, फोकस दूरी बच गया। फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर भी होता है या नाभ्यांतर भी होता है, ठीक है ना। फोकस दूरी, फोकसांतर या नाभ्यांतर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। जैसे यहां पर हम कोई एक लेंस ले लिए, चाहे कोई भी लेंस ले लें, अवतल ले लें या उत्तल ले लें, ठीक है ना। यहां पर गया फोकस, अभी हम आपको बतलाए कि यहां से अगर गुजरा है, नीचे से यहां से गया है, यहां से गुजरा है, तो देखिए यहां पर फोकस दूरी हो गया। तो अब आप लोगों को ध्यान से समझने वाला बात यह है कि प्रकाशीय केंद्र यानी कि केंद्र अपना यहां पर हो गया, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी जब भी नापा जाता है तो प्रकाशीय केंद्र से ही नापा जाता है, या फिर कोई भी दूरी कहीं से भी नपाएगा तो वह कहां से नपाएगा, प्रकाशीय केंद्र से ही नपाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए कि नहीं समझे, हाँ समझ गए होंगे। तो क्या लिखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे यह सब कुछ हम आपको पहले नंबर चैप्टर में भी बताए थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग था और यहां पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्या क्या बतलाया भाई, जरा एक बार फिर से हम रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। लेंस होने का शर्त तो बता दिए, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में वक्रता केंद्र के बारे में हम आपको बतला दिए, वक्रता केंद्र के बारे में बतला दिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है हम आपको बतला दिए। बस एक लेंस लेंगे, बीच वाला में से एकदम बीचे बीच से एक रेखा गुजार देंगे, यही क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा, यह रेखा प्रधान अक्ष हो जाएगा। फोकस क्या है भाई, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग फोकस कहते हैं, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। उसके बाद यहां पर हम आपको बता दिए, उत्तल लेंस में इसको फोकस कहेंगे, अवतल लेंस में इसको फोकस कहेंगे, क्योंकि यहां पर मिल रही है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र हम आपको बतला दिए, जिसको केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र भी। चलिए, उसके बाद फोकस दूरी बतला दिए कि वक्रता केंद्र यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां तक तो आप लोग सब कुछ समझ गए, हाँ समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंस से ही संबंधित, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। ऐसा नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि जो लेंस जितना मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा बात नहीं है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है, उल्टा यहां पर आप लोग सोचिएगा, ठीक है ना, उल्टा सोचिएगा। जितना मोटा लेंस रहेगा फोकस दूरी उतना ही कम होगा, ठीक है, जितना मोटा लेंस रहेगा फोकस दूरी उतना ही कम होगा। और लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, इसका फोकस या फोकसांतर बदलता है। कोई भी लेंस है, इसका वक्रता केंद्र क्या बदलेगा जी, बताइए तो। यह जो बीच वाला सेंटर है यह कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। फोकस बदल सकता है, कभी यहां से गुजरेगा तो यहां, कभी यहां से गुजरेगा तो यहां, हो सकता है कि यहां से गुजर जाए तो कभी फोकस यहां हो जाएगा, कभी फोकस यहां हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोकस या फोकसांतर बदल सकता है, फोकस को ही फोकसांतर कहते हैं। तो फोकस बदल सकता है, फोकस दूरी बदल सकता है, लेकिन कभी भी वक्रता केंद्र नहीं बदलता है। यह चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी भी वक्रता केंद्र नहीं बदलता है। और सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती है। यानी कि यह कोई लेंस हो गया, यहां पर अगर इसका फोकस दूरी है तो दूरी यहां से मापाएगा, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र से ही कहीं का भी दूरी मापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से ही मापेंगे, ठीक है, कहीं से भी दूरी मापेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से ही मापेंगे, ठीक है। और लेंस का द्वारक, पहले चैप्टर में हम बताए थे दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते थे, पहला नंबर चैप्टर में याद होगा। दर्पण की द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, लेंस के वृत्तीय परिधि को हम लोग लेंस का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहा जाता है। तो यहां तक सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग, यहां तक सब कुछ समझ गए। कहीं कोई दिक्कत हो तो, इतनी सा भी दिक्कत हो बाबू तो बता दियो इतना सा भी अगर दिक्कत है ना तो बता दीजिएगा जरूर, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि प्रिंस सर के सामने कैसा शर्माना भाई। सब लोग बोल रहे हैं यस सर यस सर यस सर, तो उसी में यस सर बोल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भेड़े, सुबह में ही हम बोले थे भेड़ नहीं बनना है, शेर बनना है। झुंड में भेड़ चलता है और शेर अकेला चलता है। तो भीड़ अगर कह रहा है, सब बच्चे अगर बोल रहे हैं कि नहीं सर समझ गए, तो आप भी हाँ में हाँ मिला दिए कि हाँ सर हम समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझे हैं तो शेर की तरह खड़ा होइए और बोलिए डाउट है सर। शेर की तरह खड़ा होइए और बोलिए डाउट है सर, लेकिन ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि आप जब हम पढ़ा रहे थे तो आप बातचीत कर रहे थे और जब पूछ दिए कि समझ गए जी तो नहीं समझे सर। जब जब बातचीत कर रहे थे तो नहीं समझ पाइएगा। अगर ध्यान यहां होगा तो समझ जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है, इसको समझ गए। लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है। अब अगर आप पूछिएगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है तो गुस्सा वाला बात है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी बदलता है लेकिन वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, और सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ठीक है। लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अच्छा, जैसे लेंस की वृत्तीय परिधि मतलब आप लोगों ने पता है, जैसे यह हो गया लेंस की वृत्तीय परिधि, यहां से अगर हो गया तो यहां से यहां तक का जो चौड़ाई है ना, उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, लेंस का द्वारक कहेंगे। चलिए समझ गए आप लोग। अगर नहीं समझे तो बाद में वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब आगे, लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है, यह एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे लेंस के भाग, लेंस के कितने सारे भाग होते हैं उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन फिलहाल लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है, जरा इसको आप लोग ध्यानिए। जब प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक हो जाए, माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो लेंस कांच की पट्टी बन जाता है। पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि लेंस होने का शर्त क्या है, कि पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है ना, पदार्थ का अपवर्तनांक, ध्यान से समझिएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, किसके बराबर, अगर माध्यम के बराबर हो जाए, माध्यम के बराबर हो जाए तो फिर लेंस नहीं रहेगा भाई, यह सीधा एक कांच का टुकड़ा हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाए तो फिर लेंस नहीं रह पाएगा, वो बस सिर्फ एक कांच का टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए लेंस का अपवर्तनांक हमेशा ज्यादा होना चाहिए, किसके मुकाबले ज्यादा होना चाहिए भाई, तो माध्यम के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। किसके मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, तो माध्यम के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से अगर ज्यादा है तो फिर लेंस के जैसा काम करेगा, अन्यथा लेंस के जैसा काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब लेंस के भाग के बारे में हम आपको बतलाते हैं। लेंस के भाग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जरा समझिएगा ध्यान से। लेंस के भाग, ठीक है ना, नया टॉपिक है, पहले हम समझा देते हैं, फिर तो हम लोग परिभाषा पर चलेंगे ही। लेंस के भाग समझिएगा ध्यान से, पहले उत्तल लेंस में देख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। लेंस में पहले उत्तल लेंस, यहां पर यह उत्तल जोड़ उत्तल हो गया, क्या हो गया, जिसका दोनों सतह उत्तल हो, जिसका दोनों सतह उत्तल हो, यानी कि उत्तल जोड़ उत्तल। उत्तल इधर से भी उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तल जोड़ उत्तल। और उत्तल जोड़ उत्तल को हम लोग बोलते हैं उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल, ठीक है। उत्तल जोड़ उत्तल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तलोत्तल बोलते हैं। एक तो लेंस ऐसा होता है जिसमें दोनों साइड जो क्या है वह उत्तल ही है, यानी कि वह उत्तलोत्तल दर्पण है। अच्छा, एक क्या होता है, इस तरीके का होता है, एक तो इधर से हो गया उभरा हुआ, लेकिन एक भाग समतल होता है, ठीक है ना, एक भाग समतल होता है, यानी कि यह जो लेंस है यह समतल जोड़ उत्तल का मिश्रण है। किसका, समतल जोड़ उत्तल। और इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, समतलोत्तल, समतलोत्तल। इसको क्या बोलेंगे, समतलोत्तल, क्योंकि यह समतल और उत्तल, यह वाला जो भाग है समतल है और यह वाला जो भाग है वह उत्तल है, इसलिए इसको समतलोत्तल हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक प्रकार का लेंस और होता है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, यह तो उत्तल हो गया और दूसरा इसी में क्या हो जाएगा, इसी में धंसा हुआ इस तरीके से, देख लीजिए, इसी में धंसा हुआ इस तरीके से, यानी कि यह जो है वह अवतल
और उत्तल, अवतल और उत्तल यह दोनों का मतलब मिला हुआ भाग है, और इसको हम लोग नाम देते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, देखिए तीन प्रकार के लेंस तो यहां पर हम आपको बतला दिए। तीन प्रकार के लेंस, तीन प्रकार के लेंस तो यहां पर बतला दिए, उत्तल जोड़ उत्तर उत्तलोत्तल, समतल जोड़ उत्तल समतलोत्तल, और अवतल जोड़ उत्तल अवतलोत्तल। यहां पर बता दिए ना तीन प्रकार के लेंस। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपको और बताते हैं तीन प्रकार के बारे में। चलिए यहां पर बताते हैं, और अब बताते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में बतलाते हैं। अवतल एक तो होता है भाई इधर से भी अवतल और इधर से भी अवतल। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ। ठीक है, इधर से भी अवतल और इधर से भी अवतल, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अवतल जोड़ अवतल, अवतल जोड़ अवतल, अवतल जोड़ अवतल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवतल जोड़ अवतल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उभयावत्तल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयावत्तल। उभया, उभय मतलब होता है दो बार, दुगना, तो उभया बत्तल को हम लोग बोलेंगे उभया बत्तल। एक होता है समतल और अवतल, यह तो पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए, दूसरा हो जाएगा, एक तो इस तरीके से रहेगा ही, ऐसे रहेगा, लेकिन एक समतल रहेगा। तो एक समतल, एक समतल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक समतल हो जाएगा और दूसरा अवतल हो जाएगा। तो इसका हम लोग नाम देंगे समतल जोड़, समतल जोड़ अवतल, समतल जोड़ अवतल। और समतल जोड़ अवतल को हम लोग बोलेंगे समतलो सम, इसको क्या बोलेंगे? समतला बत्तल, समतला बत्तल, समतला बत्तल। तो क्या बोलेंगे? समतला बत्तल बोलेंगे। ठीक है ना, यहां तक आप लोग समझ गए। इसको क्या बोलेंगे? समतला बत्तल बोलेंगे। एक और होता है बाबू, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। एक और होता है, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, और इसका नाम क्या होता है यह भी हम आपको बतलाते हैं। चलिए, एक और लास्ट होता है तीसरा। यह तो ऐसे हो ही गया, यह भी ऐसे हो गया, यह भी ऐसे हो गया, और यहां से यह भी ऐसे हो गया। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या हो गया? एक तो उत्तल हो गया, उभरा हुआ, और एक हो गया अवतल, धसा हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल। और उत्तल जोड़ अवतल को क्या बोलेंगे? उत्तलावत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तलावत्तल, उत्तलावत्तल। तो यह 6 प्रकार के लेंस होते हैं बाबू, देख लीजिए, यह 6 प्रकार के लेंस होते हैं। उत्तल जोड़ उत्तल, पहले उत्तल लेंस में उत्तल जोड़ उत्तल, उत्तलोत्तल, समतल जोड़ उत्तल, समतलोत्तल, और एक अवतल जोड़ उत्तल, उसको अवतलोत्तल बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक होता है अवतल जोड़ अवतल, जैसे इधर भी अवतल इधर भी अवतल, तो उसको उभयावत्तल बोलते हैं। एक समतल जोड़ अवतल, समतलावत्तल, उत्तल जोड़ अवतल, उत्तलावत्तल। तो यह चीज आप लोग समझ गए? जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, यह चीज कितने लोग समझ गए? हाँ सर, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी। तो देखिए, अब यहां से हम मुख्य चीज आपको बतलाते हैं, कैसे कैसे अब हम लोग इसको भाषा के रूप में लिखेंगे। उत्तल लेंस के भाग, तो उत्तल लेंस के भाग क्या क्या बताए? उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। फोटो तीनों का हम बता दिए, उत्तलोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। बता दिए कि नहीं बताए? हाँ, बता दिए। तो तीनों का यदि और अवतल लेंस में भी बताए, उभयावत्तल, समतलावत्तल और उत्तलावत्तल। देख लीजिए क्या बताए? उभयावत्तल, समतलावत्तल और उत्तलावत्तल बता दिए ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अगर ध्यान से नहीं समझते हैं तो फिर परीक्षा में पछताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बतला रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बतला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू का चीज है, अगर याद हुआ फिर भी टिक, नहीं याद हुआ फिर भी टिक, ऐसा बात नहीं है। हर हाल में इसको याद होना ही चाहिए। चलिए आगे हम लोग इसका परिभाषा अब कैसे लिखेंगे। अगर पूछ दिया उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? उभयो उत्तल। तो देखिए, नाम अलग अलग करिए, उभय उत्तल, यानी कि दोनों उत्तल है, तो लिखेंगे वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है ना, वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ।
दोनों भाग अगर उत्तल हो तो उसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं। फिर इसके आगे बढ़ेंगे समतल उत्तल, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग उत्तल हो उसको समतल उत्तल कहेंगे। समतलोत्तल यानी कि समतल जोड़ उत्तल, समतलोत्तल यानी समतल जोड़ उत्तल। तो एक भाग कैसा है, एक भाग समतल है और दूसरा भाग उत्तल है। यहां पर फोटो में दिखाया ना, एक भाग कैसा है, एक भाग समतल है और दूसरा भाग उत्तल है, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयोवत्तल। क्या कहेंगे, उभयो सॉरी समतलोवत्तल, समतलोत्तल, समतल जोड़ उत्तल, समतलोत्तल इसको कहेंगे। उसके बाद तीसरा बताए अवतलोत्तल, यानी कि एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, तो उसको बोलेंगे अवतलोत्तल। तो लिखेंगे वैसा लेंस जिसका पहला भाग तो अवतल है और दूसरा भाग उत्तल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल बोलेंगे। यहां पर हम आपको समझाए हैं, देखिए। अरे भाई आओ ना, हाँ अवतलोत्तल देख लीजिए, अवतल जोड़ उत्तल, अवतलोत्तल, अवतल जोड़ उत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है, हाँ। क्या लिख रहे हैं बच्चे, कमेंट, कुछ एक लड़का कमेंट कर रहे हैं, जरा इनका कमेंट को हम रीड करते हैं। लिख रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ हम कभी नहीं भूल सकते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओहो, आदित्य कुमार तारीफ कर रहे थे, और थोड़ा लंबा चौड़ा कमेंट था तो इसलिए सोचे कि जरा पढ़ लिया जाए इसको भाई। चलिए अब आगे, हाँ अब उत्तल के बारे में तो इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिए और इसका भी बता दिए, तीनों बता दिए ना। हाँ तो चलिए अब अवतल पर आते हैं, अवतल पर आते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला है उभयावत्तल, यानी उभय अवतल, यानी कि दोनों भाग अगर अवतल हो तो उसको हम लोग कहेंगे उभयावत्तल। अगर दोनों भाग अवतल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयावत्तल कहेंगे। अगर एक भाग समतल हो और एक भाग अवतल हो, एक भाग समतल और एक भाग अवतल, फोटो कैसे बना करके हम दिखाए थे, फोटो बना करके दिखाए थे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, एक भाग समतल है और दूसरा भाग अवतल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतलावत्तल। वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल रहे तो उसको हम लोग समतलावत्तल बोलते हैं, उसको हम लोग समतलावत्तल बोलते हैं। और तीसरा उतलावत्तल बताए थे, उतलावत्तल में क्या हो जाएगा, जैसे एक भाग तो अवतल है ही और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतलावत्तल बोलेंगे। तो वैसा लेंस जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो तो उसको हम लोग उतलावत्तल लेंस कहते हैं। तो समझ में आया, छह समझ में आया कि नहीं आया, छह बताए, छह प्रकार के लेंस समझ गए आप लोग, बताइए तो। छह प्रकार के जो लेंस बताए तो छह प्रकार समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। संस्कृत कब चालू होगा सर, सुबह वाले बैच में ही संस्कृत चालू होगा, ठीक है ना। क्या संस्कृत का ही एक चैप्टर पढ़ा दें क्या, अगर आप लोग का इच्छा हो तो संस्कृत का ही एक चैप्टर कल पढ़ा दिया जाए सुबह में, बताइए। अगर संस्कृत पढ़ने का ही इच्छा है तो कल सुबह में संस्कृत पढ़ा देते हैं एक चैप्टर, ठीक है ना। क्या आप लोग कहते हैं, कल सुबह में एक चैप्टर संस्कृत हो जाना चाहिए। यस सर, कोई बात नहीं भाई, बहुत खुशी की बात है। चलिए कल सुबह में संस्कृत ही हो जाएगा, ठीक है ना, कल सुबह में संस्कृत ही हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। कल सुबह में जुड़ जाइएगा संस्कृत पढ़ने के लिए आप लोग। हाँ 5 बजे में कोशिश करेंगे बाबू, 5 बजे हम कोशिश करेंगे सुबह में, ठीक है ना। 5 बजे अगर नहीं हो पाता है तब 9 बजे, ऑप्शनल ऑप्शनल टाइम है 9 बजे, ऐसे हमारा टाइम एक्चुअल 5 बजे सुबह ही है। तो चलिए कल सुबह में 5 बजे संस्कृत का ही एक चैप्टर लपेट देंगे। लपेटने में क्या है, सबको तो लपेटना ही है, तो पहले कोई लपेटा जाए, ठीक है ना। तो कल सुबह में संस्कृत ही एक चैप्टर होगा, उसके बाद फिर हिंदी व्याकरण पर आएंगे। हिंदी व्याकरण तो सीमित है भाई, तुरंत खत्म हो जाएगा, एक दिन में तो एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आप लोग देख ही रहे हैं। हिंदी व्याकरण क्या है, एक दिन में एक चैप्टर, अगर 20 जो है तो 20 दिन में 20 चैप्टर, अपना 20 दिन में अपना हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहां तक सब कुछ समझ गए कि नहीं समझे, यहां तक जो हम समझाए सब कुछ समझ गए ना। अब इसके आगे एक महत्वपूर्ण चीज आता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखने के लिए, और यह हमेशा 5 नंबर का ही पूछता है, 5 से कम का तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उत्तल और अवतल में अंतर पूछ दिया तो 5 से कम में गुंजाइश नहीं है भाई, 5 से कम में गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। तो अंतर, अभी तक उत्तल और अवतल के बारे में इतना कुछ हम आपको बतला दिए हैं कि अंतर तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। बताइए,
उत्तल और अवतल के बारे में इतना कुछ हम आपको अब तक बतला चुके हैं कि आप लोग खुद से अंतर लिख सकते हैं। चलिए, अगर खुद से नहीं लिख सकते हैं तो हम ही बताते हैं। सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे? वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। सिंपल सी बात, पहला अंतर में परिभाषा ही लिख देंगे। पहला अंतर परिभाषा ही लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और इधर लिखेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस। अवतल लेंस में बीच का भाग क्या होता है जी? पतला होता है और शीर्ष का भाग मोटा होता है। और इसमें क्या होता है? बीच का भाग मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। इस तरीके से देखिए पिक्चर हम बना दिए, ठीक है ना? पिक्चर हम बना दिए बाबू। उसके बाद उत्तल लेंस में क्या बताए थे कि जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस में क्या बताए थे? फोकस दूरी निगेटिव होता है क्योंकि यह बाईं तरफ बनता है, ठीक है ना? यह बाईं तरफ बनता है, इसलिए इसका फोकस दूरी यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा और इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। उसके बाद तीसरा, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उसके बाद उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह सब कुछ तो हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है? उसके बाद उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हो गया उत्तल और अवतल में अंतर। हो गया उत्तल और अवतल में अंतर। कितना हार्ड है बताइए तो? कितना हार्ड है उत्तल और अवतल में अंतर? एकदम आसान तो है, तुरंत आप लोग इसको याद कर सकते हैं, तुरंत याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। हाँ बतलाइए, कहीं कोई दिक्कत है? उत्तल और अवतल लेंस में अंतर लिखने में अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। हमको तो नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा। पहला में तो परिभाषा ही लिख देना है कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है और वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा शीर्ष का भाग मोटा हो अवतल लेंस कहलाता है। तो यह हो जाएगा। दूसरा, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तीसरा, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक और इसका आवर्धन क्षमता ऋणात्मक। देखिए, फोकस दूरी धनात्मक होगा तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी धनात्मक होगा आवर्धन क्षमता धनात्मक, सॉरी उल्टा बोल दिए हम। अगर फोकस दूरी धनात्मक होगा तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक होगा, ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी धनात्मक तो आवर्धन क्षमता भी धनात्मक, और फोकस दूरी ऋणात्मक तो आवर्धन क्षमता भी ऋणात्मक होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद अगला बताए, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे हम आपको बतला चुके हैं पूरा। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से आप लोग सब कुछ याद कर लेंगे। और हम भाषा का प्रयोग बड़ा आसान करते हैं। किताबी कीड़ा हम नहीं है बाबू, किताबी कीड़ा हम नहीं है, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि आपको किताबी कीड़ा बनाया जाए। किताब में भाषा बड़ा टफ रहता है, किताब में भाषा बड़ा हार्ड रहता है, और किताब वाला भाषा बताएंगे तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए किताबी कीड़ा हम नहीं बनाना चाहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अपनी भाषा में समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, यहां तक सब कुछ समझ गए। अब इसके आगे है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना? उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक्चुअल में चीज क्या कह रहा है? काटती है या आती हुई प्रतीत होती है, काटती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर ध्यान से, दो पिक्चर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। यह हो गया लेंस, बीच में हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया अपना प्रधान अक्ष। एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ठीक है,
एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, परावर्तन के बाद इस तरीके से इधर चल गया भाई, परावर्तन के बाद इधर चल गया, ठीक है। अच्छा, एक प्रकाश की किरण कहां से आ रहा था, इधर से आ रहा था परावर्तन के बाद, और यहां पर अपना वस्तु रखा हुआ है, यहां पर अपना वस्तु रखा हुआ है, वस्तु यहां पर रखा हुआ है। वस्तु को चलिए हम रेड कलर से दिखला देते हैं, वस्तु यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वस्तु से प्रकाश की किरण निकली और निकलने के बाद कहां गया भाई, इधर चल गया। और एक किरण निकलेगा, क्योंकि यहां से बहुत सारा किरण निकल रहा है ना, हजारों किरण निकल रहा है। एक किरण निकलेगा जो यह प्रकाशीय केंद्र से होते हुए यहां जाएगा। देखिए यहां पर जाकर के मिला, यहां पर जाकर के मिला, तो यहीं पर अपना प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यह तो हो गया रियल चीज कि हाँ प्रतिबिंब एक दूसरे को काटती है। कहां पर काटा, यहां पर काटा, कहां पर काटा, तो यहां पर काटा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक दूसरा फोटो भी है, दूसरा फोटो भी है, जरा इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब तक नहीं समझिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा भाई, जब तक नहीं समझिएगा समझ में नहीं आएगा। एक तो यहां पर काट दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, इस पिक्चर को हम चाह रहे थे थोड़ा सा छोटा कर देना, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कहां से होगा भाई, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट, इसको हम स्क्रीनशॉट में बदल देते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए और इसको खींच, सॉरी देखिए इसको हम खींच करके यहां पर ले आए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं, एक दूसरा हम लेंस ले लेते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, चलिए एक दूसरा लेंस हम ले लेते हैं, यहां से एक लेंस दूसरा ले रहे हैं, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा तब समझ में आएगा। इसको हम इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से चित्र बनाएंगे। एक प्रकाश की किरण यहां से गया और यहां से गुजरा, यहां पर कोई अपना वस्तु है, यहां पर क्या है, कोई वस्तु है। एक निकलेगा जो यहां पर जाएगा, सीधे यहां पर जाकर के मिलेगा, ठीक है ना। एक निकलेगा, नहीं यहां पर यह पीछे मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। इसको अलग कर देते हैं और इसमें पीछे की तरफ, यहां से पीछे की तरफ यह डॉट डॉट से जाएगा और यह वाला रेखा पीछे जाएगा डॉट डॉट से, और यहां पर मिल रहा है ना, देखिए यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। और जब कोई आदमी यहां से देखेगा ना, जब कोई आदमी यहां से देखेगा, कोई आंख है जो कि यहां से देख रहा है, ठीक है ना, आंख कोई है यहां से देख रहा है, तो उसको लगेगा कि कहां से इसका प्रतिबिंब कहां बना है भाई, अंदर में यहां पर बना है। तो यह वाला एक्चुअल में प्रतिबिंब बना, यह वाला एक्चुअल में प्रतिबिंब बना, और यह वाला क्या हुआ, बनता हुआ प्रतीत हुआ, बनता हुआ क्या हुआ, प्रतीत हुआ, बनता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है ना। तो क्या हम लिखाए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, यानी कि यहां पर, या फिर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां से हम लोग देख रहे हैं तो लग रहा है कि यहां से प्रतिबिंब इसका बन रहा है, यानी कि प्रकाश यहां से आ रहा है। तो उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु को यानी कि इस बिंदु को, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। उस बिंदु को, इस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ में आया, प्रतिबिंब समझ में आया कि नहीं आया। केमिस्ट्री का चौथा और पांचवा चैप्टर जरूर खत्म करवा देंगे, बहुत जल्द खत्म करवा देंगे। तो चलिए प्रतिबिंब सब कुछ समझ गए ना, हाँ प्रतिबिंब समझ गए, यस सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज फिलहाल यहीं तक हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय अपना हो चुका है।
तो आज यहीं तक प्रतिबिंब तक समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में बताएंगे उत्तल लेंस में वस्तु की ओर प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, यानी कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर जाकर के बनेगा, यह सब कुछ हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। तो फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कितने लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, जरा जल्दी से बताइए, कितने लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक करके बताइए या फिर कमेंट करके बताइए। कमेंट में बताइए या फिर लाइक करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। और जो नए बच्चे हैं आज पहली बार हमारे साथ जुड़े थे, वह सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को हम सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो क्लास स्टार्ट होते ही नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है ना, मैसेज चला जाता है, एक नोटिफिकेशन जाता है कि हाँ यह क्लास आज चल रहा है, यह क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो फटाफट से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भी क्लास के बाद अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। स्क्रीनशॉट के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट तो आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस चीज को हम कैसे भूल सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट कहां से पढ़ाना शुरू किए थे? लेंस से। ऐसे तो लेंस, हाँ यहां से पढ़ाना शुरू किए थे, तो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट के लिए तैयार हो जाइए बाबू साहब। स्क्रीनशॉट फटाफट से 5 सेकंड रुकेंगे एक स्लाइड पर, उतना देर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट उतना देर में आप लोग ले लीजिएगा। जल्दी जल्दी से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से लीजिए। यस सर, समझ गए हैं सर। सिलेबस का स्पीड बढ़ाइए सर। अच्छा, सिलेबस का स्पीड बढ़ाएं, सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका बाबू, क्यों चिंता करते हैं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 1.5 घंटा पढ़ाइए। अरे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, 1.5 घंटा पढ़ाएं। अच्छा, थोड़ा सा कुछ अगर गर्मी में राहत मिले तो फिर देखेंगे 1.5 घंटा पढ़ा देंगे। अगर गर्मी में थोड़ा कुछ राहत मिलेगा तो 1.5 घंटा पढ़ा देंगे। 1 घंटा में तो ही पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं भाई। आज तो पढ़कर मजा आ गया सर, क्या बात है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है यह। ठीक है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस के भागों को लिखें, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबका परिभाषा लिख लीजिए, जो अभी हम आपको बतलाए सबका परिभाषा। भयावत्तल लेंस, इसका भी आप लोग परिभाषा ले लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है ना, इसका भी आप लोग परिभाषा ले ही लीजिए जरा जल्दी जल्दी से। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, यह तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका तो आप लोग ले ही लीजिए, ना का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसका तो आप लोग हर हाल में ले लीजिए। ठीक है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या क्या है भाई, इसका आप लोग एकदम ले ही लीजिए। और लास्ट में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका भी आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर आकर के अपना सब कुछ समाप्त हो गया है। ठीक है ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट भी खत्म हो गया। तो सुबह वाले क्लास में फिर संस्कृत रखते हैं। कल सुबह में संस्कृत ही हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्कृत ही पढ़ेंगे। जहां तक भी पढ़ा चुके हैं उसके अगले चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए। आज के इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। चलिए, कब तक होगा सर खत्म सिलेबस? अरे भाई बहुत जल्द हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना।